स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, सभी में इसका इम्पोर्टेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी लेंथी भी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और हमने इसको लेके आए हैं आपको वन वीडियो में पूरा 100% रिवाइज कराने के लिए। एक एक पॉइंट गारंटी है, एक एक एस्पेक्ट कवर होगा और इससे एक एक क्वेश्चन PYQ का सॉल्व होगा। हर जगह हर कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हर कॉन्सेप्ट के बाद एक ट्रिक होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो देखो हम इस शॉर्ट नोट्स में जो रिवीजन करने जा रहे हैं आपको वन वीडियो में, वन शॉट में, तो यहाँ पर मेन चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा हुआ है NCERT का, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स भाई क्या क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन पे फोकस करना है। इनका एब्सोल्यूट चार्ज होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है -1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे इतना चार्ज है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। रिलेटिव चार्ज, तो इस चार्ज को दूसरे से डिवाइड कर दो तो रेशियो आ जाएगा, रिलेटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, -1 और +1, ये तो जीरो ही रहेगा। फिर मास किलोग्राम में दिया है 9.1 10⁻31। प्रोटॉन का 1.672 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का 1.674 10⁻⁻27। ठीक है, ये मास दिए हुए हैं। अब यहाँ पर भी हाँ, ये जो मास दिए हुए हैं, अब इनका जो डिस्कवरी करने वाले कौन कौन है ये भी लिख रहा हुआ है भाई। थॉमसन है, गोल्डस्टीन है और चैडविक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लेके आए हैं कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो याद रखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। मास नंबर क्या है, मास नंबर है भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, मास नंबर हो गया। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं 6C12 6C14। आइसोबार्स क्या है, तो जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ। हैं उन्हें बोलते हैं हम आइसोबार्स। जैसे कि कैल्शियम, तो यहाँ देख रहे हो कैल्शियम का ये मास नंबर 40 है और आर्गोन का भी 40 है, ठीक है, 40 40, तो आपस में दोनों क्या हो गए, आपस में आइसोबार हो गए। आइसोटोन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, अभी भी बताया था, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है भाई, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। 39 माइनस 19, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन, 39 माइनस 19 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसे ही इस कैल्शियम में निकालोगे 40 माइनस 20 बराबर 20 आ गया, तो क्या हो गए, आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। पोटेशियम प्लस चार्ज, कैल्शियम 2 प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। आइसो डाइफर, जहाँ सेम नंबर ऑफ N-P हो, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। यहाँ पर एक ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं वही, N-P निकालने के लिए न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z होता है, और प्रोटॉन की जगह भी Z आ सकता है। इसका मतलब ये A-2Z हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली N-P को निकाल सकते हैं। आइसोस्टर्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम है और इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम होते हैं। अब जैसे CO है, CO में 2 एटम है, N2 में 2 एटम है, तो इलेक्ट्रॉन देखोगे इसमें तो वही 6 + 8, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये N2 में क्या है, 7 × 2, तो ये भी 14 हो गया, इसलिए आपस में ये आइसोस्टर्स हो गए। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज याद कर लो, ये आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, -1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। यहाँ तक जो बात होगी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो क्वेश्चन ये आया कि इनका अरेंजमेंट क्या है। इनके अरेंजमेंट को बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले कौन आगे थे, आप सोचो कौन होंगे भी, थॉमसन है। थॉमसन हर काम में आगे रहते थे।
थॉमसन ने मॉडल दिया है, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और रेजिन ब्रेड मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल। तरबूजा है, तरबूजे खाया भाई, वैसा वाटरमेलन मॉडल। अब इनके मॉडल का क्या मेन फीचर था? मेन फीचर ये था द मास वाज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पूरे एटम में हर जगह मास है, किसी एक जगह नहीं है। ये इनका मेन फीचर था। बाद में ये फेल हो गया, क्यों? रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम एक्सपेरिमेंट पता है इन्होंने क्या किया था? भी बता दूं आपको मैं। इन्होंने गोल्ड की फाइल ली, उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था, और उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। ये क्या देखा इन्होंने? इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब सीधे चले जा रहे हैं। अब सीधे तो तभी जाएंगे जब कोई चीज़ से टकराए ना। तो इसका कंक्लूजन निकाला, देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम। फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, कुछ में डिफ्लेक्टेड हो गया भाई, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए कुछ। इसका मतलब है, अच्छा एक बात और बताओ भाई, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है आपका He4n2 और 2 पॉजिटिव चार्ज, इसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर ये डिफ्लेक्टेड होगा तो किससे होगा भाई? ड्यू टू रिपल्सन। और रिपल्सन किसकी वजह से होगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एक ही पार्टिकल होता है, प्रोटॉन। तो अगर कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है वेरी स्मॉल रीजन में। अगर सब जगह होता, अदरवाइज लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वुड हैव बीन डिफ्लेक्टेड। अगर हर जगह, जैसे अगर वाटरमेलन मॉडल को ट्रूथ मान लिया जाए, सही मान लिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज हर जगह हो गया, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स का नंबर कम है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है एटम में, वो केवल कुछ स्मॉल रीजन में रखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 20,000 कंप्लीटली रिबाउंड। मतलब 20,000 में एक पार्टिकल वापस आ गया, जिस रास्ते पर गया उस पर ही वापस आ गया। तो ये तभी होगा जब वो किसी हैवी चीज़ से टकराए। तो क्या कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला? कि होल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट और एडिशनल आपको इम्पोर्टेंस है ना के लिए दे रखे हैं। जैसे जो न्यूक्लियस है Rn, उसकी रेडियस निकालें तो R0 a की पावर 1/3 आता है। Rn है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R0 है कांस्टेंट 1.4 10⁻13 सेंटीमीटर, और a है मास नंबर। यहाँ पर दो और एडिशनल पॉइंट डाले गए हैं कि जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, अगर उनका नंबर पूछा जाए किस पे डिपेंड करेगा, तो वो एंगल के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट किया था 1/sin⁴ θ/2। थीटा वो एंगल है जिस पे डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। Z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। अब इसकी कमी क्या थी भी, ड्रॉबैक्स क्या थे? तो इसकी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनमें से हमने इंपॉर्टेंट में क्या लिया है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब इस रदरफोर्ड के मॉडल के बाद फिर डेवलपमेंट होने लगा भाई, साइंस में डेवलपमेंट होता ही रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी हो रही थी, तो हाँ उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ये कैसे आता है? तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखा हुआ है। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻9 नैनोमीटर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻12 पिकोमीटर। ये कन्वर्जन बहुत ही काम आता है, याद कर लीजिए आप उसको। और देखो आपको जनरली क्या नैनोमीटर से मीटर करना होता है, तो याद रखो 1 नैनोमीटर बराबर, तो अपोजिट कर दोगे 10⁻⁻9 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर तो 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ये आपको यूज़ करने में आता है। यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं कन्वर्जन के लिए। C बराबर न्यू लैम्डा होता है, ठीक है, न्यू बराबर 1/T, न्यू बार बराबर 1/λ।
तो सी क्या है 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। न्यू है फ्रीक्वेंसी, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। न्यू बार इज वेव नंबर, मीटर इनवर्स में होता है। लेमडा मतलब वेवलेंथ, मीटर इसका यूनिट है। टी बराबर टाइम पीरियड, सेकंड इसका यूनिट है। फिर आती है भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आप कितना ही पढ़ लो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, आपको काम में बस यही फॉर्मूला आएगा जो मैं दे रहा हूँ, वो है ई बराबर एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। अब देखो अगर आपको 6.6 की जगह कभी आप क्या ज़रूरत जल्दी में लेना हो तो आप 20/3 रख लिया करो, ठीक है। मैंने कहा था ट्रिक बताऊंगा बीच बीच में, तो उससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। हालांकि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा पर मिल जाएगा, ऑप्शन देख के मिल जाता है। ई बराबर एच न्यू, और ई बराबर न्यू की जगह क्या आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, क्यों, क्योंकि भाई सी बराबर न्यू लेमडा होता है। तो सी की जगह क्या, न्यू की जगह क्या आ सकता है सी अपॉन लेमडा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल की सरफेस पे डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो फोटोन है ये क्यों होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही फोटोन टकराता है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आता है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जो एच न्यू नॉट है यहाँ पर है ना, एच न्यू नॉट जो है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये एच न्यू नॉट पूरा मिला के, और इसका नाम वर्क फंक्शन भी होता है। इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और के ई काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर हमने ये एडिशनल पॉइंट में एक दे रखा है आपके लिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ई वी एस। वी एस क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल जो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी दो फीचर जान लो, अगर ये याद रह जाएंगे आपको तो आप इसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी बना लोगे। जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, तो आप याद रखो कि एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो फोटोन का नंबर बढ़ेगा। फोटोन का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, तो ज़्यादा फोटोन होंगे, और ज़्यादा फोटोन होंगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने में फिक्स एनर्जी लगती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कांस्टेंट है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो लाइट की, ठीक है, तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने में फिक्स लगेगी, इसका मतलब एडिशनल पार्ट बढ़ेगा और मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बात करें स्पेक्ट्रम की, तो ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है कैसे बनाया जाता है भाई, जब हम लाइट को, जैसे कि वाइट लाइट ले लें, वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करें तो 7 कलर्स में टूट जाती है, एक बैंड ऑफ कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटम का स्पेक्ट्रम कैसे बनाया गया, जब एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और जब हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होने से वो अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं। उस एमिटेड लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो मिलता है हमें स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो ये बताती हैं कि बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब समझते हो, एक से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो न्यू बार मतलब वेव नंबर हम निकाल सकते हैं, ये क्या होता है 1/λ, ये रेडबर्ग फॉर्मूला कहलाता है, रेडबर्ग फॉर्मूला। 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। आर रेडबर्ग कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 बराबर होता है नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट, है ना, n2 बराबर नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट, z इज एटॉमिक नंबर। अब यहीं पर जो डिफरेंट सीरीज जो स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको क्लासीफाई किया रेडबर्ग ने और बताया कि अलग अलग सीरीज में उनको रखा, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे। इसमें n1 का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। अब n2 क्या होगा भाई, देखो अगर n1 1 है तो n2 कम से कम 2 होगा, 2 3 से लेके इनफाइनाइट।
बाल्मर में n1 2 है तो फिर ये 3 4 इन्फाइनाइट, ऐसे ये 4 5 5 6 7 8 हो जाएगा। स्पेक्ट्रल रीजन तो याद रखो इसका पहले UV है, फिर ये विजिबल है, फिर IR सब इंफ्रारेड है। ये फार IR का मतलब भी इंफ्रारेड ही है, ठीक है। उसमें थोड़ा हायर वेवलेंथ जब होता है तो IR को फार IR रेंज में रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है भाई टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकाली जाए, तो फॉर्मूला है n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। इस फॉर्मूले से निकल के आती हैं टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस इन्हें पर्टिकुलर सीरीज निकालनी है तो n2 - n1 का यूज़ करेंगे आप। यहाँ n1 है नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट ऑफ दैट सीरीज। ये जो नोट्स है ना आपको ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदा करेंगे। आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप बोर हो रहे हो, ठीक है, तो आधा घंटे पौन घंटे आपने वीडियो देखा, आप बड़े से बड़ा चैप्टर रिवाइज करोगे। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि हमारे एग्ज़ाम से पहले जो स्टूडेंट स्ट्रेस में है, पढ़ने का भी मन नहीं है, तो एक बार इस वीडियो को चला के छोड़ दें, लेट के ऑडियो भी सुनेंगे तब भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बोर एटॉमिक मॉडल पर। तो बोर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या हमें पॉइंट्स जो ध्यान रखने चाहिए। एनर्जी डिफरेंस, देखिए जब ट्रांजिशन होता है ना एक से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E वो होता है E2 - E1। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ये होता है MBR = NH/2π। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी जूल में क्या होता है -2.18 10⁻⁻18 Z² जूल पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़िया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या भाई, देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर जीरो हो गई उसी को आयोनाइजेशन कहते हैं। इसकी एनर्जी जीरो कहाँ होती है, इसकी एनर्जी जीरो होती है इनफाइनाइट ऑर्बिट में। कैसे आएगी, देखो Z² है, n की जगह इनफाइनाइट लगाओ सब जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइट माइनस ग्राउंड स्टेट दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि यहाँ पर ये जीरो लगाओगे और ग्राउंड स्टेट की वैल्यू ये होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी 13.6 पॉजिटिव होगी Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो देखो बहुत अच्छा ट्रिक दिया है कि जो एनर्जी ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाली उसे माइनस से मल्टीप्लाई करो। काइनेटिक एनर्जी बराबर -E, पोटेंशियल एनर्जी बराबर +2E, ऊपर वाला वैल्यू को डबल कर देंगे। रेडियस 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। वेलोसिटी बराबर 2.18 10⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। लिमिटेशन क्या थी इसकी, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ओनली, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का समझे आप। हाइड्रोजन के लिए है, हीलियम प्लस को है, लिथियम 2+ को है, एटसेट्रा, मतलब जहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एप्लीकेबल है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या है भाई, जैसे M आता है ना, M फॉर मैग्नेटिक मैंने याद कर रखा है, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और फिर स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ही कुड नॉट एक्सप्लेन डबलेट एंड ट्रिपलेट इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है, अभी इतना ही हम शॉर्ट में बता पाएंगे। सोमरफेल्ड का मॉडल, भाई सोमरफेल्ड ने ना ये बताया था कि भाई जो हमारे ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर नहीं है, उनमें एलिप्टिकल नेचर भी होता है। ये कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट इज सर्कुलर, सेकेंड ऑर्बिट ऑनवर्ड्स एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, एलिप्टिकल नेचर ऑर्बिट्स ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर आ जाता है आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें क्या याद रखोगे, केवल आप टेंशन मत लो, डी ब्लॉक डी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, लैम्डा बराबर h/p, p मोमेंटम है, इसकी जगह मास इनटू वेलोसिटी आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन लैम्डा बराबर h/√2m काइनेटिक एनर्जी। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। सब टर्म का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, p क्या है मोमेंटम, m मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एक और फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, 2πr = n लैम्डा। तो r बराबर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेवलेंथ। इस फॉर्मूले को जब भी यूज़ करके वेवलेंथ निकालो तो आप ऐसे करना, लैम्डा बराबर 2π और जो r है
आर की जगह क्या लगा दोगे आप, इसकी जगह होता है ना वो कांस्टेंट वैल्यू आती है 52.9 या 0.529, 0.529 एन स्क्वायर वाई जेड, और ठीक है, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, एन से। कहने का मतलब है जो आर है ना उसमें आप केवल उसकी जगह कांस्टेंट या ए नॉट लगा देते हो। क्वेश्चन में आता है कि इसकी वैल्यू ए नॉट है एक्स से, फिर क्या होगा, तो आप एन स्क्वायर बाई जेड से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ये याद रखें, ये ट्रिक हो गया इसका। फिर आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये अनसर्टेनिटी बताई थी इन्होंने, कहते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ दोनों एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते, एक को एक्यूरेसी से निकालेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, लेकिन दोनों की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स, अब डेल्टा पी की जगह क्या आ सकता है, मास इंटू डेल्टा वी, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी का मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब देखिए जब अनसर्टेनिटी पोजीशन में है, वेलोसिटी में है, तो एक से दूसरे ऑर्बिट में आने जाने में लगने वाली जो एनर्जी और टाइम है वो भी अनसर्टेन हो गई। तो एक नया फार्मूला आ गया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब आते हैं भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जानते हो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, पूरे केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अब यहाँ पे देखिए मॉडल में से कुछ एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है आपके लिए। क्या पॉइंट याद रखेंगे, एट नोड द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज 0, एक तो ये याद रखोगे, और याद रखोगे द स्पेस इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब साई स्क्वायर मैक्सिमम है, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। टोटल नोड्स बराबर होता है n-1, एंगुलर नोड बराबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर l के बराबर, तो रेडियल या स्फेरिकल नोड क्या होंगी, टोटल माइनस l, तो n-1 माइनस l। अब यहाँ पर हमें आपको ग्राफ लेके आए हैं, ग्राफ का याद करने का, समझने का ट्रिक भी लेके आए हैं। प्लॉट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, मतलब यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन साई और डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम रेडियल की बात कर रहे हैं तो रेडियल नोड ही निकल के आएगा ना, तो 1s है। इन ग्राफ को याद करने के लिए 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एक तो नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर n-1 माइनस l होता है, और नोड पर जो वैल्यू ऑफ साई है वो चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। चलो ठीक है, देख लेते हैं अब 1s के ग्राफ, s के ग्राफ यहाँ से भी ऊपर से शुरू होंगे और इस तरीके से इसका ये ट्रेंड आता है। अब 1s के अंदर रेडियल नोड क्या आएगी, 0 आएगी, इसलिए ये इस लाइन को कहीं टच नहीं कर रहा है। 2s के अंदर रेडियल नोड कितनी आएगी भाई, 2-1 माइनस 0 मतलब 1 आएगी। तो अब इसका ग्राफ ऐसे आया, यहाँ पर इस तरीके से टच किया, ये एक नोड हो गई ना, ये जहाँ पे ये इस जगह टच करेगा, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, बन गया 2s का ग्राफ। 2p के ये ग्राफ क्या होते हैं, ये ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ये आ गया। अब अगर आप 3p का बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन एक बार इधर नीचे टच करके फिर ऊपर उठा दोगे। बात करते हैं प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब साई स्क्वायर का ग्राफ। तो बहुत ही आसान है भाई, आप जानते हो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो जो पार्ट ना ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो पार्ट नीचे जा रहा था जैसे 2s में, वो ऐसे नीचे आ रहा था ना यहाँ पे, ये तो अब नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर आ गया। बस 2p में 2p का ग्राफ तो ऊपर ही था भाई, क्योंकि 2p में रेडियल नोड है नहीं, अगर 3p होता तो वो नीचे जाता है, उसके बाद फिर स्क्वायर का ग्राफ है तो ऊपर। तो इतना याद रखो कि साई स्क्वायर के ग्राफ में
नीचे की तरफ लाइन नहीं जाएगी, वहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अब आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। तो क्वांटम नंबर हमारे भाई कई सारे होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है एनर्जी ऑफ शेल एंड साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। द वैल्यू ऑफ एन कहाँ होती है, 1 से इन्फाइनाइट होती है, ये बोर ने दिया था। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सोमरफेल्ड ने दिया था। ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द सब शेल एंड ऑल्सो द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि एक तो ये शेप बता रहा है, सब शेल बता रहा है, ये ध्यान रखो। दूसरा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 से n-1, मतलब रेंज है ये 0 पे स्टार्ट करके n-1 तक। देखो L का वैल्यू 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो सब शेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, 0 को बोलते हैं S, 1 को P, 2 को D, 3 को F, 4 को G। ठीक है, ये नंबर है तो उसके लिए ये सिंबल दिया गया है सब शेल का। शेप क्या होती है, S स्फेरिकल, P डम्बेल, D डबल डम्बेल होते हैं, लेकिन DZ स्क्वायर इसमें नहीं होता डबल डम्बेल, और F वाले और ये जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी शेप नहीं दी हुई है। अब बात करें रिप्रेजेंटेशन, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। अगर n बराबर 1 है तो L क्या होगा, L 0 होगा ना, 0 से n-1 होता है। n बराबर 2 है तो L क्या होगा, एक तो 0 हमेशा रहेगा ही रहेगा, और 0 से कहाँ तक जाएंगे, देखो याद रखो L बराबर होता है 0 to n-1। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस n-1 करके एक छोड़ देते हैं, एक वैल्यू आ गई, नहीं, n-1 लास्ट वैल्यू होगी और फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब 0 से लास्ट तक के बीच में सारी वैल्यू। तो जब n का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 0 है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, याद रखो n का नंबर लिखते हैं और L का सिंबल लिखते हैं। तो n का नंबर लिखा 1 और L का सिंबल लिखा S, तो ये हो गया 1S। ऐसे n इज 2 है तो L हो गया 0 1, मतलब 2S 2P। 3 है 0 1 2 वैल्यू आई, 3S 3P 3D हो गया। इस तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, म्यू एल बराबर स्क्वायर रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर आते हैं भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ये किसने दिया था, लिंडे। ये क्या, ये डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स और इट टेल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब शेल। For a given value of L, M ranges from -L to +L इंक्लूडिंग 0। ये इसकी वैल्यूज होती, देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर L का वैल्यू 0 है तो M 0 ही होगा। यहाँ पर इस तरीके से ये एक ऑर्बिटल होगा सब शेल के अंदर, इसका नाम क्या होगा भाई, S ऑर्बिटल हो गया ये। L 1 है तो M की वैल्यू क्या आएगी, -L से +L, -1 से +1 तक, -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर। P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, PX PY PZ। तो PZ का वैल्यू तो होता है 0, ठीक है, याद कर लो ये, PX +-1 PY +-1। L बराबर 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2, इस तरीके से 5 वैल्यू आएंगी, तो इसका मतलब D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। L बराबर 3 है तो M आएगा -3 से +3, 7 वैल्यूज़। तो हमारे जो F सब शेल है उसके अंदर कितने होंगे, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर गोल्ड स्मिथ ने दिया था, ठीक है। ये S बराबर +½ और S बराबर -½ ये हम यूज करते हैं स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए। स्पिन डाउन के लिए इतना याद रखना है, +½ -½ स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, म्यू एस बराबर स्क्वायर रूट SS + 1 H अपॉन 2 पाई। एस क्या है, टोटल स्पिन। यहाँ पर ये कुछ नोट में शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं जिससे आप बहुत जल्दी जो है बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं आपको। जैसे कि किसी एक नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, तो ये n होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल ये होता है n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ये होता है 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल 2l + 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल 2 × 2l + 1। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनसे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल पर। तो S ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर तो बना नहीं सकते, ऐसे सर्किल की तरह दिखा दिया भाई, ये हो गए।
लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, तो जैसे 1s है और ये 2s होगा, ये 3s होगा, पर ये होंगे सब स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डम्बेल होते हैं। पी जेड का मतलब, पी जेड वो होता है टेक्निकली जो अलोंग द जेड एक्सिस अपना लोब रखता है। देखो, पी वाई वो होता है जो अलोंग द वाई एक्सिस अपना लोब रखता है। पी एक्स वो है जो अलोंग द एक्स एक्सिस लोब रखता है। इसमें ये नोडल प्लेन है, इन्हें भी याद कर लेना। पी एक्स का कैसे याद कर लेते हैं भाई, इसमें वाई जेड नहीं है तो वाई जेड नोडल प्लेन हो गया। पी वाई में क्या नहीं है? एक्स जेड नहीं है तो ये नोडल प्लेन। पी जेड में क्या नहीं है? एक्स वाई, जो मिसिंग है वही नोडल प्लेन है। ऐसे ही डी ऑर्बिटल वाले भी देख लेंगे आप, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो होता है जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लोब रखता है। डी जेड स्क्वायर में अलोंग द जेड एक्सिस है, और यहाँ पर ये एक्स वाई एक्सिस में इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये रिंग है एक, इसलिए इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है। डी एक्स वाई का मतलब है जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब रखता है। डी वाई जेड में लोब क्या है भाई? वाई और जेड के बीच में है। डी जेड एक्स में जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लोब दिए होते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम होगा तो एनर्जी सेम होगी। तो 1s है। अब सेकेंड ऑर्बिट में क्या होते हैं? 2s और 2p, लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर होगी क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों को क्या है? 2 है। ऐसी 3s बराबर 3p बराबर 3d। फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन n+l रूल। इसे बोर वरीज का रूल भी बोलते हैं, ठीक है। n+l की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ कम होगी वहाँ वैल्यू कम होगी। अगर n+l बराबर आता है दो ऑर्बिटल के लिए, तो जहाँ n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। इस तरीके से आप कर लेंगे, और कम से कम इतना याद कर लो भाई, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक भी याद कर लिया ना आपने तो आप 99% क्वेश्चंस कर पाओगे आप यहीं तक के ऑर्डर से। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑफ बाउ का रूल। ऑफ बाउ क्या कहते हैं भाई? ऑर्बिटल भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन डालोगे भाई? जिसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। ये ऑफ बाउ का रूल हो गया। पाउली का रूल क्या है? ये कहते हैं भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं विद अपोजिट स्पिन। मतलब एक ऑर्बिटल ऐसे है ना ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इनका रूल बहुत बढ़िया है। ये कहते हैं भाई सबको पहले एक एक लड्डू दे दो, उसके बाद दूसरा लड्डू किसी को देंगे। मतलब पहले हर ऑर्बिटल में ना एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप, और जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये हॉर्न्स का रूल है, बहुत सीधे सच्चे शब्दों में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम पहुंच गए यहाँ पे। तो हमें पता हो कि भाई किस ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या है, तभी तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जो एस ऑर्बिटल है ये एक खाना होता है, एक बॉक्स होता है, और एक में पाउली के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कैपेसिटी क्या होगी? 2। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो कैपेसिटी होगी, डबल कर दो ना, 6। डी में 5 ऑर्बिटल है तो कैपेसिटी होगी 10। एफ में 7 है तो होगी 14। अब ये सब ऑर्बिटल तो आप भर ही लेंगे, कर लेंगे। देखो एक मैं आपके लिए यहाँ ले लेता हूँ, सोडियम 11 ले लिया मैंने, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 1s में जाएंगे, तो 1s में इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखते हैं? ऊपर की तरफ लिखते हैं, 1s2 हो गया। फिर 1s भर गया तो 2s में गए, 2s2 हो गया। फिर 2p पे गए, 2p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3s1, बस 11 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन आता है क्रोमियम और कॉपर में। क्रोमियम में जो एक्सपेक्टेशन थी वो 4s2 की थी, लेकिन 4s1 होता है, और 3d4 ना होकर 3d5 होता है। मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर ना ये हाफ फिल्ड हो जाता है, हाफ फिल्ड। ऐसे ही कॉपर में हुआ 4s, हाँ यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये इसको बंद कर दें। 4s1 है, 4s2 नहीं है, और 3d10, तो 3d में 10 हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा करने से ये हो जाता है फुली फिल्ड, फुली फिल्ड हो गया। ये कहते हैं भाई हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं।
क्यों स्टेबल होते हैं? कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक्सचेंज एनर्जी है, 2 रीजन है। इसके बाद आती है भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब सिंगल है, सिंगल समझते हो, बैचलर। डायमैग्नेटिक का मतलब है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो मेजरमेंट करते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट में करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू एम बराबर √n(n+2) bm। bm का मतलब क्या है? ब्रांच मैनेजर नहीं, इसका मतलब होता है वोर मैग्नेटॉन। और मैग्नेटॉन ये यूनिट है इसका। और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो। तो हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो चैप्टर है वो पूरा थ्योरेटिकली 100% रिवाइज कर लिया। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करो चैनल को।